हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईफा। माई सेल्फ अनीश कुमार। और आज की इस वीडियो में मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के आया हूँ। गेट, एसएससी, जेई, जितने भी आपके सिविल इंजीनियरिंग से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, एई हो गए, जेई हो गए, गेट हो गए, उन सब में स्ट्रक्चर एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी को लेकर के। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के कुछ कॉन्सेप्ट्स। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में सबसे पहले मैं आपसे ये बता दूं कि जो टोटल हमारे चैप्टर्स हैं वो ये हैं: इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ये जो एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, इसमें दो तरह की एनालिसिस हमें मोस्टली पढ़ना है। बहुत सारे एनालिसिस होते हैं बट मोस्टली हमें इन दोनों को देखना है, डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस एंड फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, मैं एक एक करके सबके बारे में डिटेल एनालिसिस करूंगा और आपको यहाँ पे बताऊंगा। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है आपका ट्रस, देन आफ्टर आर्चेज एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, जिसको शॉर्ट में ILD भी कहते हैं, ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। एंड द लास्ट वन इज मैट्रिक्स मेथड। तो ये हमारे चैप्टर्स हो गए इस स्ट्रक्चरल एनालिसिस के। काफ़ी कंसाइज इसका चैप्टर है, बट मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एसएससी, जेई और एई में, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं वो इस चैप्टर से होता है, इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर से। ओके, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी के और भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जहाँ से गेट में क्वेश्चंस आता है, या फिर सब्जेक्टिव अगर एसएससी जेई की मेंस की बात कर लूँ तो वहाँ पे भी इन डिस्प्लेसमेंट मेथड और फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ट्रस्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बट आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम लोग स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं, इसमें इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की हम लोग एनालिसिस करते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मोस्टली दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, दूसरा आपका होता है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ओके, अब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। यानी कोई भी स्ट्रक्चर आपको गिवन है और उसमें कुछ भी चीज़ पूछी जा रही हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछा जा रहा हो और आपने सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और ऐसा स्ट्रक्चर जो कि इनडिटर्मिनेट होगा, उसमें आप केवल और केवल इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको और भी दूसरे एडिशनल इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि इन स्ट्रक्चर एनालिसिस मोस्टली एनालाइज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इस पूरे स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम लोग कैसे स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं? हम लोग एनालाइज करते हैं कैसे? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्यों एनालाइज करते हैं? ठीक है, बात यहाँ पे आती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दो तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे कैसे? डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट उसको बोलते हैं जिसमें सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से आप सारी कुछ सॉल्व कर सकते हो, और इनडिटर्मिनेट वो हुआ जिसमें आप केवल इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको और भी बहुत सारे इक्वेशंस डेवलप करने पड़ते हैं। तो बात यहाँ पे ये आती है कि सर, ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसा स्ट्रक्चर का स्टडी करने का फायदा क्या है? क्यों हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर का स्टडी करने जा रहे हैं? ठीक है, तो ये मैं आपसे यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन हमारा है कि इन स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो हमारी स्ट्रक्चर एनालिसिस है, इस स्ट्रक्चर एनालिसिस में मोस्टली हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को क्यों एनालाइज करते हैं? क्लियर है? तो देखो, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज इसलिए हम लोग करते हैं, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ रीजंस मैं आपके सामने यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। ठीक है, आप अगर किसी से पूछ लेंगे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ऐसा क्यों, जबकि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर काफ़ी ईजी होता है सॉल्व करना। ठीक है, तो फिर इनडिटर्मिनेट को हम लोग क्यों ज़्यादातर प्रेफर करते हैं? तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को प्रेफर करने का सबसे पहला रीजन ये है बिकॉज the member force and support reaction are very less in indeterminate structure।
ठीक है, जो आपके इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर जो फोर्स डेवलप होती हैं वो काफी कम होती हैं रेस्पेक्ट टू डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपका ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ये आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर आप कोई भी ऊपर से लोडिंग वगैरह कर दो, यहां से आप लोडिंग वगैरह कर देंगे, ठीक है, तो रिएक्शन डेवलप होगा, इधर ये रिएक्शन डेवलप होगा, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन डेवलप होगा। इन्हीं रिएक्शंस की मैं बात कर रहा हूं कि इस रिएक्शंस की वैल्यूज को आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आप सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं, उन इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कौन कौन से इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं हमारे पास? समेशन ऑफ fx0, समेशन ऑफ fy0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट 0। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एक हो जाए, ये रहा आपका इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, यहाँ पे कितने रिएक्शंस डेवलप होंगे? तो आपके यहाँ पे 3 रिएक्शंस डेवलप होंगे। यहाँ पे कितने रिएक्शंस डेवलप होंगे? यहाँ भी आपके 3 रिएक्शंस डेवलप होंगे। टोटल कितने रिएक्शंस हो गए? 6 रिएक्शंस डेवलप हो गए। और आपके पास इक्वेशन कितने हैं? 3 इक्वेशन है। तो 3 इक्वेशन से 6 अननोन्स को आप सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट। अब फायदा इसका ये हुआ कि आप देखना, अगर यहाँ पे मान लो मैंने 100 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया, ठीक है, 100 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया, और यहां भी मैं कह रहा हूं आपसे कि 100 किलो न्यूटन का मैंने यहां भी लोड लगा दिया। इस लोड को रेजिस्ट करने के लिए यहां पे सिर्फ 2 ही रिएक्शन है, एक यहां पे, एक यहां पे, सिर्फ 2 रिएक्शंस है। लेकिन इस वाले लोड को रेजिस्ट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं? 6 है, ठीक है। अगर आप यहां हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को काउंट कर लो तो टोटल 3 रिएक्शंस हैं, और यहां पे कितने हैं? 6। तो कोई भी चीज अगर 3 चीजों में डिवाइड होगी, अगर इस 100 को मैंने यहां 3 पार्ट में डिवाइड किया और यहां 100 को 6 पार्ट में डिवाइड किया, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? कम कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन है कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को हम लोग प्रेफर करते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें जो मेंबर के अंदर फोर्सेस और रिएक्शंस वगैरह डेवलप होती हैं वो उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है? काफी कम हो जाती है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये एग्जांपल्स हमने देखा। सेकंड, और क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड? व्हेन वी प्रोवाइड ए स्मॉल डेप्थ, ठीक है, वी सेव द मटेरियल एंड द डिजाइन इज इकोनॉमिकल। इसका क्या मतलब हुआ ये समझते हैं। आप देखो, अभी आपने थोड़ी देर पहले इस चीज को समझा कि यहां पे अगर कोई लोड आता है तो इस लोड को रजिस्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही रिएक्शंस है। लेकिन अगर यहां पे मैं कोई लोड प्रोवाइड कर दूं तो इसको रजिस्ट करने के लिए हमारे पास कितने रिएक्शंस हैं? 3 इधर और 3 इधर पे, ठीक है, 3 इधर पे, तो टोटल 6 रिएक्शंस हैं यहाँ पे। यानी यहाँ 100 किलो न्यूटन का जो लोड है वो 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो रिएक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो तो काफी कम आ रहा है। बात समझ रहे हो? इस लोड को जो रेजिस्ट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस, अगर इसकी वैल्यू जितनी कम हो, इसकी वैल्यू जितनी कम हो उतना ही मेरे लिए बेटर है, और इसकी वैल्यू जितनी कम होगी हमें मटेरियल उतना ही कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। मान लो कि अगर यहाँ पे रिएक्शन का वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन ये आपका रेजिस्ट कर रहा है, तो फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। फेल ना करे आपका स्ट्रक्चर, इसके लिए आपको इस मटेरियल को क्या करना होगा? हैवी करना होगा, ठीक है, मटेरियल को हैवी करना होगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोड कैरी कर सके, ठीक है। और ऑलरेडी अगर इसका कैपेसिटी मैक्सिमम तक पहुंच गया है, ठीक है, तो फेलियर के चांसेस यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू कम आ रहा है तो आप कम डेप्थ भी प्रोवाइड कर सकते हो, तो हमें बीम वगैरह की जो डेप्थ होती है वो कम प्रोवाइड करनी पड़ती है, ये एक फ़ायदा है। अब जब आप डेप्थ कम प्रोवाइड करोगे, यानी मटेरियल कम प्रोवाइड करोगे, तो उस मटेरियल का डिजाइनिंग कॉस्ट क्या होगा? कम होगा, इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। तो हमें क्या कर सकते हैं? यहाँ से मटेरियल को सेव कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट देखते हैं।
देयर आर मल्टीपल पाथ ऑफ लोड ट्रांसफर। थर्ड इसका बेनिफिट क्या है कि मल्टीपल पाथ हमारे पास हैं, यानी जो लोड ट्रांसफर होती है वो मैक्सिमम तरीके से ट्रांसफर हो पाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इस लोड को दो ही जगह आकर के रजिस्ट होना है, एक इधर और दूसरा इधर, और इस वाले सेक्शन में क्या होगा, लोड यहाँ पे तीन तीन रिएक्शन से रजिस्ट करेगा। मैं अगर और भी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दूं इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, और यहाँ पे आप कोई लोड प्रोवाइड करते हो, ये जब आप लोड देते हो तो ये लोड यहाँ पे भी आके बैलेंस होगा, यहाँ भी बैलेंस होगा, यहाँ भी बैलेंस होगा, यहाँ भी बैलेंस होगा। तो हमारे पास लोड ट्रांसफर होने का पाथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? तो ये बेनिफिट है हमारा इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का, और यही रीजन है कि आपके सिलेबस में इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की एनालिसिस करनी पड़ती है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में क्यों करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिटरमिनेट स्ट्रक्चर एंड इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इस पार्ट को मैंने अभी जस्ट क्लियर किया कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, उसको डिटरमिनेट बोलते हैं, और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को इनडिटरमिनेट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट। अब डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या हुआ, ऐसा जिसमें मेंबर फोर्स एंड सपोर्ट रिएक्शन कैन बी फाउंड, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओनली सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, बाय यूजिंग ओनली सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, सेकंड, अब ये सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते कितने हैं, ये तीन, समेशन ऑफ एफ एक्स, एफ वाई और मोमेंट, जिसका यूज करेंगे हम लोग आगे के चैप्टर्स में जब हमें एनालाइज करना होगा स्ट्रक्चर के एनालिसिस को। जैसा कि मैंने बताया था, सेकंड चैप्टर हमारा जिसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड और फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस होती है, तो जब हम एनालाइज करेंगे तो इसका यूज भी देखेंगे कि किस तरीके से इसका एप्लीकेशन करते हैं। अभी तो केवल आप सिर्फ ये देख रहे हो कि सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, जब मैं चैप्टर को एनालाइज करना स्टार्ट करूंगा, कंटेंट हमारे जब स्टार्ट होगा, अभी इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है स्ट्रक्चर एनालिसिस का, तो आप देखेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मेंबर फोर्स और सपोर्ट रिएक्शन जो है कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन की सहायता से। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, हमें और भी कुछ इक्वेशंस को डेवलप करने होंगे, और जो दूसरा एडिशनल इक्वेशन, जो एक्स्ट्रा इक्वेशन होगा, ठीक है, सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अलावा, जैसे ये हमारे पास सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इसको तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलने वाला, हमें कुछ और भी इक्वेशंस की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। अब ये क्या होता है कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन, कैसे डेवलप करते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट आप ये देख लो कि जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 3 = 8, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि x की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो, क्या आप सॉल्व कर लेंगे? बहुत इजी है, आप आसानी से सॉल्व करके इसको बता दोगे। लेकिन यहीं पे मैं आपको एक दूसरा सवाल देता हूं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y = 7 और 2x + 5y = 9, और मैं आपसे कह रहा हूं कि जस्ट अ मिनट, (5y + 3z = 8। मैं आपसे यहां पूछ रहा हूं कि आप z की वैल्यू मेरे को बता दो या x की वैल्यू मेरे को बता दो। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब जरा आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अननोन्स कितने हैं, जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, वो कितने हैं। एक वैल्यू x हुआ, दूसरा y हुआ, और तीसरा क्या हुआ, z हो गया। तीन तीन अननोन्स हैं, और आपके पास इक्वेशन कितने हैं, दो। इक्वेशन कितने हैं, दो। क्या दो इक्वेशन से तीन अननोन्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं कर सकते, है ना।
सेम यही कॉन्सेप्ट होगा कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में आप इन तीन इक्वेशन की सहायता से, इन तीन इक्वेशन की हेल्प से इस स्ट्रक्चर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको और इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे यहां वैल्यू सॉल्व करने के लिए और भी इक्वेशंस हमें चाहिए। क्लियर है? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात आती है डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी किसको बोलते हैं। तो जैसा अभी मैंने आपको एक प्रॉब्लम से बताया कि मान लो कि आपके पास यहाँ इक्वेशन है 2x + 3y = 8। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि x और y दोनों की वैल्यू आप हमें बता दें। ठीक है, दोनों की वैल्यू आप हमें बता दें। क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर हमारे पास तो इक्वेशन एक ही है, हमारे पास इक्वेशन एक ही है, दूसरा इक्वेशन तो है ही नहीं। तो आपको और कितने इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है? एडिशनल कितने इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है इसको सॉल्व करने के लिए? एक और चाहिए आपको, एक और रहेगा तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसा आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी लोडिंग मैंने यहां पे कर दिया। अब लोडिंग करने के बाद यहाँ पे रिएक्शन कितने डेवलप होंगे? तो यहाँ पे रिएक्शन डेवलप होंगे 3, ये 3 रिएक्शन डेवलप होंगे। इधर भी कितने रिएक्शन डेवलप होंगे? 3। टोटल कितने रिएक्शन हो गए? 6 रिएक्शंस आपके पास हैं। ठीक है, कितने रिएक्शन है? 6 रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन कितने चाहिए मेरे को? इक्वेशन कितने चाहिए? 6। बट हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? ठीक है, अवेलेबल इक्वेशन कितने हैं? 3। कौन कौन से 3 इक्वेशन अवेलेबल हैं? समेशन ऑफ fx0, समेशन ऑफ fy0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट 0, यही 3 इक्वेशन है। तो देखो 6 हमारे पास रिएक्शन हो गई। इक्वेशन कितने चाहिए? 6, लेकिन है नहीं हमारे पास 6, है कितना? 3 ही है। तो हमें और कितने एक्स्ट्रा इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 3 और, क्योंकि 3 और 3 मिलकर के 6 हो जाएंगे, तो मैं इन 6 को सॉल्व कर सकता हूं। तो हमें 3 और चाहिए। ठीक है, अगर नहीं 3 आप दोगे तो मैं यहां पे 6 में से मैक्सिमम 3 का ही वैल्यू निकाल पाऊंगा, बाकी का जो 3 है ये वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। 3 तो आप निकाल लोगे लेकिन 3 नहीं निकाल पाओगे। बात समझ में आ रही है? यही जो 3 आप नहीं निकाल सकते हो यहां पे, इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी। डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी मतलब क्या? नंबर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शन विच इज नॉट कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेसी। आपसे अगर कुछ पूछा जा रहा है कि किसी भी स्ट्रक्चर में कि आप बता दो कि इस स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी कितनी है, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे? आप कैलकुलेट करेंगे कि उस स्ट्रक्चर में ऐसे कितने रिएक्शन हैं जिसकी वैल्यू आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। या आप ये कह लें कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 हमारे पास हैं, तो 3 को छोड़ करके बाकी जितने रिएक्शंस होंगे उसी नंबर ऑफ रिएक्शंस को मैं डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी बोलूंगा। क्यों? क्योंकि उस नंबर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। क्लियर है? चलिए तो आगे बात करते हैं। एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। देखो एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 तरह से एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज करते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट मेथड, और सेकंड हमारा क्या है? फोर्स मेथड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस और सेकंड क्या है हमारे पास? फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, अब बात आती है ये कि इन मेथड ऑफ एनालिसिस में हम लोग करते क्या? मैं आपको एक ओवरव्यू जस्ट देने वाला हूं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं जस्ट आपको एक स्ट्रक्चर एनालिसिस का ओवरव्यू देने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपसे शेयर करना चाहता हूं इन्फॉर्मेशन, ताकि ये मार्केट से जो र्यूमर है ये बिल्कुल हट जाए कि स्ट्रक्चर काफ़ी टफ होता है। ठीक है, सबसे ईजी सा सब्जेक्ट है, और ये एक ऐसा पेपर है आपके सिविल इंजीनियरिंग का जिसमें एक पॉइंट भी आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के और भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे काफ़ी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जहाँ जैसे आपका बिल्डिंग मटेरियल हो गया,
उसे याद करना पड़ेगा। आरसीसी में कोड के डेटा वगैरह हमें कुछ याद करने पड़ते हैं, ठीक है। सॉइल में भी थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन हो गया। लेकिन ये स्ट्रक्चर एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, आपको पिक्चर में दिखेगा, आप उसके ऊपर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे जो आपने 11th-12th के टाइम पर सीख रखा है, और बहुत ही ईजिली और आसानी से आप इस सब्जेक्ट को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, कौन कौन से? एक होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, और दूसरा हमारे पास कौन सा होगा? फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस। अब बात आती है ये कि डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे स्ट्रक्चर में थीटा और डेल्टा होंगे, जितने भी हमारे स्ट्रक्चर में थीटा और डेल्टा होंगे, हमारे स्ट्रक्चर में जितने भी क्या होंगे? थीटा और डेल्टा होंगे, ठीक है। थीटा और डेल्टा, इन सारे थीटा और डेल्टा को, इन सारे थीटा और डेल्टा को हम लोग अननोन्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे एक स्ट्रक्चर में आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने फिक्स सपोर्ट लगा दिया, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा, रोलर सपोर्ट क्या होता है, गाइडेड रोलर क्या होता है, इंटरनल हिंज क्या होता है, फिक्स सपोर्ट क्या होता है, ये सारा चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसा कि ये मैंने एक सपोर्ट लगा दिया, अब इस सपोर्ट को हम लोग रिजिड सपोर्ट बोलते हैं। रिजिड सपोर्ट का मतलब कि आप अगर इस चाहो मेंबर को पकड़ करके इधर खींचना या अप एंड डाउन करना, तो ये कहीं भी मूव नहीं करने वाला, यानी यहाँ पर नो रोटेशन, कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नो रोटेशन, नो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट भी आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नो डिस्प्लेसमेंट, नो रोटेशन। तो ना यहाँ पे आपको थीटा मिलने वाला है और ना ही यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? डेल्टा मिलने वाला है इस वाले एंड पर, इस वाले एंड पर। लेकिन इस वाले एंड पर तो कोई सपोर्ट आपने दिया नहीं, कोई भी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया। तो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया तो मैं जब ऊपर से यहाँ पे लोड दूंगा तो इस लोड की वजह से ये तो अप एंड डाउन हो सकता है, मूव करेगा, यानी यहाँ पे डेल्टा एग्जिस्ट, ये डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहां थीटा भी एग्जिस्ट करेगा, थीटा भी क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो पूरे स्ट्रक्चर में जहां जहां जितने नंबर ऑफ थीटा और डेल्टा, यानी नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, उन सबको अननोन मान करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस से। क्लियर है? एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर के दो तरीके हैं जो आपको पढ़ना है बेसिकली, और भी मेथड्स हैं, लेकिन बेसिकली हमें ये दो चीज़ पढ़नी होती है जहां से ज़्यादातर फ्रेम किया जाता है क्वेश्चंस को। तो मैं आपसे बता रहा था कि डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस में आप क्या करते हो। तो बेसिकली हम लोग करते हैं यही, जैसे फॉर एग्जांपल मैं और भी आपको स्ट्रक्चर से यहाँ पे क्लियर करा दूँ, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा दिया। अब क्या होता है रोलर, अभी थोड़ी देर बाद वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोलर सपोर्ट किसको बोलते हैं। और यहाँ मैंने फिक्स कर रखा। अब आप देखो कि इस सपोर्ट पर तो कोई भी थीटा कोई भी डेल्टा होगा नहीं, अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ क्या होगी कि आप इसको अगर ऊपर की तरफ चाहोगे खींच लेना तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से क्या है? अटैच्ड है, रिएक्शन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर मैं इसको आगे की तरफ एक्सटेंशन करना चाहूँ तो थोड़ा बहुत ये एक्सटेंड हो सकता है। अब आप सोचोगे कि सर जब ये उसको आगे जाने नहीं देगा तो यहाँ से कैसे आगे बढ़ जाएगा? तो इस मटेरियल को मैं इलास्टिक समझ करके अगर मैं बात करूं, इलास्टिक यानी आपका थोड़ा बहुत एक्सियल डिफॉर्मेशन तो हो ही सकता है। ये डेल्टा, इस डेल्टा को आप सॉम में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, PL/A एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो वो एक्सियल डिफॉर्मेशन इधर थोड़ा बहुत हो सकता है ना। तो ऐसा सपोर्ट कि यहाँ पे क्या है? डेल्टा पॉसिबल है। आप यहाँ से इसको रोटेट भी करा सकते हैं, ठीक है। कैसे रोटेट करेगा वो रोलर सपोर्ट अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? एक डेल्टा पॉसिबल है और एक थीटा पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में हम लोग थीटा और डेल्टा, ये काफ़ी इजी होता है। जैसे ही आप सारे सपोर्ट्स के बारे में समझ जाएंगे ना, एक बार में देख के बता दोगे सर यहाँ डेल्टा होगा, यहाँ थीटा होगा, यहाँ डेल्टा 2 होगा, यहाँ थीटा 2 होगा, आप तुरंत ही इसको बता दोगे, ठीक है। काफ़ी इजी होता है।
तो मैं आपसे बेसिकली ये बात कर रहा था कि डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस में हम लोग स्ट्रक्चर के जितने थीटा और डेल्टा होते हैं उनको क्या करते हैं, हम लोग अननोन समझ करके और स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हैं। अब आती है बात फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में। तो फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे मेंबर फोर्स और सपोर्ट रिएक्शंस को अननोन मानते हैं, मेंबर फोर्स और सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था कि मेंबर फोर्स और सपोर्ट रिएक्शंस जो अननोन आप मानते हो, ठीक है, उसी को तो आप क्या बोलते हैं, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो मैं यहां कह सकता हूं एक पॉइंट, ठीक है, यहां पे मैं एक पॉइंट कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जेई में बहुत बार पूछा जा चुका है, एई में भी बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है कि फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बराबर। क्यों, क्योंकि जो आपकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती है ये स्टैटिक, ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है कि आपके स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस और सपोर्ट मेंबर ऑफ फोर्स और सपोर्ट रिएक्शंस अननोन है, इसी के तो बराबर होता है। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी होगी। क्लियर है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे देखने को मिलेगा। अब यहां का क्या कॉन्सेप्ट है वो जरा देख लेते हैं। तो बाबू अभी हम लोगों ने देखा कि इस डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस में अननोन्स के रूप में हम लोगों ने किसको कंसिडर किया था, थीटा और डेल्टा को, ठीक है। अननोन्स के रूप में हमने किसको कंसिडर किया था, थीटा और डेल्टा को, है ना, थीटा और डेल्टा को। अब बात आती है ये कि ये थीटा और डेल्टा जो अननोन्स आपके हैं इसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। कौन सा इंडिटरमिनेसी बोलते हैं, काइनेमेटिक। इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट पे डेवलप हो रहा है और सपोर्ट पे जो डेवलप होगा रिएक्शन, जितना ज्यादा रिएक्शन डेवलप होगा आपके पूरे स्ट्रक्चर को वो क्या करेगा, स्टेबल रखेगा। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है ये, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। स्टैटिक, स्टेबल है ये। लेकिन अगर आपके स्ट्रक्चर में थीटा और डेल्टा आ रहे हैं तो ये तो स्ट्रक्चर को मूवेबल बनाएगा, ठीक है, स्टेबल तो रहने नहीं देगा। तो इसलिए ऐसे हमारे अननोन्स को क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। क्लियर है। तो जैसे फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन किसके बराबर होता है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के, उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस में अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन किसके बराबर होगा, तो मैं क्या बताऊंगा, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। क्लियर है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में होगा। काफी ही फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन force method of analysis, number of equilibrium equation in displacement method of analysis will be equal to, options में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, नंबर ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, इस तरीके से। तो आप दोनों को क्लियर कर पाओगे। डिस्प्लेसमेंट मेथड में थीटा और डेल्टा को कंसीडर करते हैं, ये सपोर्ट पर मूवमेंट प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बोलते हैं। इसीलिए नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट मेथड में किसके बराबर होगा, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन स्टैटिक, ये नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन फोर्स मेथड में किसके बराबर होगा, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगली बात होगी, स्ट्रक्चर आपके जो होते हैं वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रेमिंग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी, दो पार्ट में डिवाइड होता है। कैसा कैसा, एक आपका होता है रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड ज्वाइंटेड, और दूसरा आपका स्ट्रक्चर होता है पिन ज्वाइंटेड, ठीक है। अब ये रिजिड ज्वाइंटेड और पिन ज्वाइंटेड का मतलब क्या होता है, तो जैसे मान लो कि आपका कोई भी मेंबर है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास दो मेंबर है। अब इन दोनों मेंबर को मुझे ज्वाइंट करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक, इन दोनों मेंबर को यहाँ पे लाऊंगा और इसको वेल्डिंग कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको वेल्डिंग कर दिया, पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको वेल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये वेल्डिंग कर दोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो ज्वाइंट है वो रिजिड हो गया ना। अब ये यहाँ से ये मूव कर पाएगा ना, रोटेट कर पाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को पकड़ के लाऊं और एक दूसरे के ऊपर करके और एक पाइवोटेड एक पिन से कनेक्ट कर दूं,
ठीक है, एक पिन से कनेक्ट, जैसे ये मेंबर है, दूसरा मेंबर मैं लाया यहाँ पे और दोनों में ड्रिल करके, ठीक है, इन दोनों में क्या किया, यहाँ ड्रिल ही किया और ड्रिल करके छोटा सा एक पिन लगा दिया। तो आप ड्रिल करके जब एक नुकीला पिन लगा देंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, यहाँ से रोटेट करता रहेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ज्वाइंट के लिए आपने पिन का इस्तेमाल किया है उसको हम लोग बोल देंगे पिन ज्वाइंटेड। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपने फिक्स कर दिया कि मेंबर अब ना ये रोटेट करेगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर होता है और एक पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रिजिड ज्वाइंटेड और पिन ज्वाइंटेड। अब ये रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं, तो रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर में हमारे पास आते हैं बीम और फ्रेम। ठीक है, बीम और फ्रेम, यानी आपके सिलेबस के अंदर जितने भी बीम और फ्रेम का आप एनालिसिस करोगे वो सारा का सारा किस कॉन्सेप्ट से डील होगा, रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर से। क्लियर है? अब बात आती है पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर के एग्जांपल में। तो पिन ज्वाइंटेड को बोलते हैं ट्रस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रस कहते हैं। ठीक है, होता क्या है ट्रस, अब इसकी बारे बात कर लें हम लोग। देखिए, आपको एक पिक्चर यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, ये एक फ्रेम है बेसिकली। इस फ्रेम में आप देख रहे हो कि ये कॉलम्स हैं आपके, ठीक है, और ये आपकी बीम हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी बीम हो गई, और ये जो वर्टिकल मेंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका कॉलम हो गया। तो ऐसा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर। इसमें क्या हुआ, कॉन्क्रीटिंग किया है आपने, यानी बिल्कुल रिजिड है, कोई भी मूवमेंट कहीं पे भी अलाउड नहीं है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड ज्वाइंटेड। इसमें बीम भी है, कॉलम भी है, इस सबको एक साथ अगर कह दे तो इसको फ्रेम कह ले। ठीक है, इसको क्या कह ले, एक साथ फ्रेम। बीम कॉलम अलग अलग और एक साथ इसको कलेक्टिवली कह दोगे तो क्या इसको बोला जाएगा, फ्रेम बोला जाएगा। इसी को 2D में हम लोग ऐसे सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे 2D में। ठीक है, अब बात आती है कि ट्रस किसको बोलते हैं। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ये रेलवे ट्रैक के ऊपर एक ओवरब्रिज बनाया गया है यहाँ से। ठीक है, इस पर एक ब्रिज बनाया गया है जिसके ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको ट्रायंगल शेप का जो दिख रहा है, ये ट्रायंगल शेप का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रस। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रस। और फ्रेश आप स्ट्रक्चर देख लें। ठीक है, ये है आपका ट्रस। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रस बोलते हैं। इसका फायदा क्या है कि ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना पिन ज्वाइंटेड है। ठीक है, यहाँ पे कैसा है, पिन ज्वाइंटेड है। ये जो स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा है, पिन ज्वाइंटेड है। ठीक है, पिन ज्वाइंटेड। अब फायदा क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग समझते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, इतना बड़ा डिफरेंस है कि मैं शॉर्ट में आपसे ये कह दूं कि अगर, ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि इस वाले स्ट्रक्चर पे मैं 1000 किलो न्यूटन का लोड प्रोवाइड कर दूं और इस वाले स्ट्रक्चर पे मैं 1000 किलो न्यूटन का लोड प्रोवाइड कर दूं, तो मे बी शायद ऐसा हो कि ये स्ट्रक्चर इतने सारे सपोर्ट्स लगने के बाद भी ये फेल कर जाए, ये आपका फेल हो जाए। बट इसकी चांसेस ऑफ फेलियर काफी कम है, काफी कम है। रीजन मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि रीजन क्या है। रीजन ये होता है, किसी भी स्ट्रक्चर को फेल होने में सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल जो होता है वो होता है बेंडिंग मोमेंट। कोई भी स्ट्रक्चर आपका जो फेल होता है ड्यू टू ओनली ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी जो डेवलप होता है वो बेंडिंग मोमेंट की वजह से। अब ये सारी बातें जैसे ये स्ट्रक्चर एनालिसिस मैं स्टार्ट करूंगा वहां पे और डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा और आपको इक्वेशन डिराइव करके प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी आप इस टाइम के लिए इतना समझ लें कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रक्चर फेल होता है वो किसकी वजह से होता है, बेंडिंग मोमेंट की वजह से होता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। और मैं आपसे ये कह दूं कि इस वाले में हर जगह बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जनरेट होगी, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, जनरेट होगा, लेकिन बॉस इसमें किसी भी पॉइंट पे आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। ये क्या बात हो गई सर, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इस स्ट्रक्चर में हर जगह क्या हो जाएगा, 0। और सबसे ज्यादा जो स्ट्रक्चर फेल होता है वो किसकी वजह से होता है, बेंडिंग मोमेंट की वजह से होता है। और वही बेंडिंग मोमेंट इसमें क्या हो गया, 0 हो गया, तो फेलियर के चांसेस सारे खत्म हो गए। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड स्ट्रक्चर एंड पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर। ओके,
अब ये क्यों होता है बेंडिंग मोमेंट जीरो, कैसे जीरो हुआ, ये सारी बातें हम लोग जब ट्रस्ट स्टार्ट करूंगा मैं वहां पे आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा क्यों होता है। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अप्लाई करेंगे तुरंत आ जाएगा। तो ये हमारे रिजिड ज्वाइंटेड और पिन ज्वाइंटेड के बीच में डिफरेंसेस हो गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अब बात आती है ये कि सर ये जो मेंबर फोर्स और रिएक्शंस होते हैं ये किस वाले स्ट्रक्चर में कितना होता है, कौन कौन सा होता है, इसकी जरा बात हम लोग कर लें। तो देखो फोर्स और रिएक्शंस दो तरह के डेवलप होते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल बोले तो जो सपोर्ट पे डेवलप होता है, बाहर में सपोर्ट पर, वो एक्सटर्नल, और जो मेंबर के अंदर डेवलप होगा, ठीक है, मेंबर के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल। तो हमारे पास दो तरह के ये स्ट्रक्चरल रिएक्शंस होते हैं, एक्सटर्नल रिएक्शन और इंटरनल रिएक्शन। एक्सटर्नल रिएक्शंस कौन सा होता है, जो कहां पे डेवलप हो, सपोर्ट पर डेवलप हो, और इंटरनल रिएक्शंस कौन से होते हैं, जो मेंबर के अंदर डेवलप हो। तो मेंबर के अंदर डेवलप वाले कितने होते हैं, तीन। ये बेंडिंग मोमेंट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये आपका हो गया शियर फोर्स, और ये आपका हो गया एक्सियल फोर्स, ठीक है। अब ये एक्सियल फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सॉम में सीख रखा होगा, नहीं भी सीख रखा होगा तो कोई बात नहीं है। जैसा कि आपका ये एक मेंबर है, ठीक है, अगर इस मेंबर का ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और आपने यहाँ पे कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल फोर्स। इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, एक्सियल फोर्स। और अगर इसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर वे में आपने लोडिंग इधर से कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियर फोर्स, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, शियर फोर्स। तो ये तीन चीजें इंटरनल में डेवलप होती है और सपोर्ट पे रिएक्शन डेवलप होता है। क्लियर है। चलिए अगला बात करते हैं। अब आते हैं ये टाइप्स ऑफ सपोर्ट, अभी इसी की मैं डिस्कस कर रहा था, यही पॉइंट आपसे, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट में पहला कौन सा है, रोलर सपोर्ट। अब देखते हैं रोलर सपोर्ट क्या होता है। तो देखो ये आपका है रोलर सपोर्ट, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखना आप, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट्स का बेसिक डिटेल है, और ये अगर आपको पता चल गया तो आगे जब स्ट्रक्चर में स्टार्ट करूंगा तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल किसका है, इन सपोर्ट्स का, ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर में खेल किसका है, इन्हीं सपोर्ट्स का खेल है। ये रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट का मतलब ये कि अगर इस मेंबर को मैं पकड़ के और हॉरिजेंटल में ऐसे खींचूंगा तो ये यहाँ पे व्हील लगे हुए हैं, ये इजीली ऐसे मूव होकर के इधर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको पकड़ के ऊपर या नीचे प्रेस करता हूं तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, रिएक्शन डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो पिक्चर में आप रोलर सपोर्ट को ऐसे भी दिखा सकते हैं, या इसी को हम लोग शॉर्ट में ऐसे दिखाते हैं। ये मेंबर हो गया, ये ब्लू वाली जो लाइन मैंने दिखाई है ये मेंबर हो गया, और आप किनारे में ऐसे एक व्हील गोल कर दें, व्हील लगा दें और यहाँ पे सेटिंग कर दें, ऐसे भी दिखा सकता है रोलर सपोर्ट को। अब ये बेसिकली होता क्या है, तो आप फिगर से जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये पिक्चर देख रहे हो आप, ये है रोलर सपोर्ट। अब इस पे ड्रम जो है वो कैरी करके आगे जा रहा है, और ये जो आपको व्हील दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका रोलर। अब ये इधर की तरफ ट्रैवल कर सकता है, इधर की तरफ ट्रैवल कर सकता है, लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या लगा है, रिएक्शन। यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, रिएक्शन। तो रोलर सपोर्ट में कितने रिएक्शन डेवलप होंगे, एक रिएक्शन डेवलप होंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। 2D में रोलर सपोर्ट पे कितने रिएक्शन डेवलप होंगे, एक। 3D में भी भैया कितने डेवलप होंगे, एक। 2D हो या 3D हो, रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन कितने डेवलप होंगे, एक। कौन सा रिएक्शन डेवलप होगा, तो जहां पे व्हील उसका कांटेक्ट में होगा, व्हील कांटेक्ट में। जैसे मैंने यहां पे व्हील कांटेक्ट में कर दिया तो यहां वर्टिकल डेवलप होगा, मैंने ऐसा बना दिया तो यहां पे हॉरिजेंटल डेवलप होगा। यानी जो कांटेक्ट फेस होता है, कांटेक्ट फेस वहां पे डेवलप करेगा आपका एक ही रिएक्शन। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलर सपोर्ट। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं इसके रिलेटेड। ये देख लो आप, ये आपका गेट हो गया, ठीक है। ये पूरी की पूरी गेट जो है ये स्लाइड कर रही है, और जब ये स्लाइड होगी तो इसी रोलर के ऊपर ये इधर से इधर जाएगा, ठीक है। आप इस गेट को इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्लाइड होगा। स्लाइड किस पर हो रहा है, इस सपोर्ट के ऊपर, ये व्हील जो लगा हुआ है इसके ऊपर। तो इसको हम लोग कौन सा सपोर्ट बोलेंगे, रोलर सपोर्ट। स्लाइडर गेट है, रोलिंग सपोर्ट हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सपोर्ट हमारे पास हिंज सपोर्ट। ये हिंज सपोर्ट क्या है,
तो रोलर सपोर्ट में एक और रिस्ट्रिक्शन मैंने कर दिया, रोलर में एक रिस्ट्रिक्शन और कर दिया। क्या रिस्ट्रिक्शन कर दिया बेसिकली? तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि सर रोलर सपोर्ट जो होता है वो वर्टिकली अप एंड डाउन नहीं होगा, इधर ये जा सकता है, इधर ये जा सकता है, इधर की तरफ ये मूव कर सकता है, इधर भी ये मूव कर सकता है ना। मैंने क्या करा कि इसके मूवमेंट को ब्लॉक कर दिया, दोनों तरफ से रिएक्शंस प्रोवाइड करा दे, यहां भी रिएक्शन डेवलप करा दिया, इधर से भी रिएक्शन डेवलप करा दिया। तो अगर आपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों रिएक्शन डेवलप करा दिए तो इसको हम लोग अब हिंज कहेंगे। कैसा सपोर्ट बोलेंगे? हिंज सपोर्ट। ठीक है, तो ये आपकी हिंज सपोर्ट है। आप देखो, अगर आप इस मेंबर को चाहोगे इधर की तरफ मूव करना, ये जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे है, ये क्लैंप लगा हुआ है, जाने नहीं देगा। ठीक है, आप इसको ऊपर की तरफ खींचोगे तो भी नहीं जाएगा। थर्ड डायरेक्शन, अगर मैं इसको इधर की तरफ, है ना, ऐसे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इधर लेकर के आऊंगा तो भी ये ट्रेवल नहीं करेगा, लेकिन ये यहाँ पे इस तरह से मूव कर सकता है। आप इसके खिलाफ यहाँ से इसको रोटेट करा सकते हो। ठीक है, केवल रोटेशन पॉसिबल है, डेल्टा पॉसिबल नहीं है। तो हिंज सपोर्ट पर कोई भी डेल्टा नहीं होता, केवल और केवल क्या होगा? थीटा होगा। इसलिए सपोर्ट जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो वहां पे थीटा और डेल्टा तुरंत आपको पहचानना होगा, कहां पे थीटा हो सकता है, कहां पे डेल्टा हो सकता है, किस डायरेक्शन में हो सकता है, कितने नंबर्स हो सकते हैं। तो ये जानने के लिए आपको सपोर्ट्स का एनालिसिस करना काफ़ी जरूरी है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? हमारा हिंज सपोर्ट हो गया। अब हिंज सपोर्ट के 2D में कितने रिएक्शन होंगे? 2। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में हो गया, एक इस डायरेक्शन में हो गया, और 3D ले लूँ तो 3, तीनों तरफ से हो जाएंगे रिएक्शन। 3D में कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, ये आपका एक हिंज सपोर्ट का एग्जांपल इस फिगर में आप देखेंगे। फिगर थोड़ा सा फटा सा है, ठीक है, बट आप देखें तो ये एक ब्रिज है, मूवेबल ब्रिज है। ठीक है, दोनों तरफ से ऐसे उठाया गया है। जब भी इस पे आना जाना हो तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? ऐसे क्लोज कर देंगे, ये शट डाउन, ये डाउन होकर के और ऐसे फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से ये क्या हो रहा है? ऐसे उठ रहा है ऊपर की तरफ। ये इधर से क्या हो रहा है? ऐसे उठ रहा है ऊपर की तरफ। दोनों को ऐसे डाउन करके और एक लेवल में लेकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो सपोर्ट लगा हुआ है आपका, ठीक है, ये जो आपका सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ये कैसा सपोर्ट है? हिंज सपोर्ट, क्योंकि ये इसको केवल मूवमेंट करा सकता है और कुछ नहीं। क्या पॉसिबल है? केवल मूवमेंट पॉसिबल है। ओके, तो ये आपका हो गया हिंज सपोर्ट। नेक्स्ट अगली बात करते हैं फिक्स सपोर्ट। ये फिक्स सपोर्ट क्या होता है? तो फिक्स सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है जिसके ऊपर ना तो किसी तरह का कोई थीटा आएगा, ना तो किसी तरह का कोई डेल्टा आएगा, यानी नो रोटेशन, नो डिस्प्लेसमेंट, कोई भी उसके ऊपर मूवमेंट मोशन अलाउड नहीं है। उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स सपोर्ट। ठीक है, जैसे ये आप अगर इसके ऊपर लोडिंग करोगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये सारा लोड यहाँ से कैरी कर लेगा। आप इसको ऐसे मूव कराना चाहोगे तो यहाँ से ये मूवमेंट नहीं होने देगा, यानी किसी तरह का कोई भी मूवमेंट यहाँ पे ये होने नहीं देगा। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जब हम लोग अपना घर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो आप जब कॉलम कास्ट करते हो, कॉलम एक देते हो, तो वहाँ पे पूरा नीचे में एक स्लैब बेस बना करके, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे स्लैब बेस बना करके और क्या करते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ये स्लैब बेस बना करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? एक फिक्स्ड कॉलम निकालते हैं। अब ये जो कॉलम आप बाहर निकाल रहे हो, इस कॉलम का कोई भी मूवमेंट पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। तो कॉलम का मूवमेंट अगर पॉसिबल नहीं है तो इसको हम लोग कैसा सपोर्ट मानेंगे? फिक्स सपोर्ट। इसी को हम लोगों ने पिक्चर में ऐसे दिखाया है, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। तो आप जरा देखें, ये 2D में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं? 3। 2D में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं? 3। तो 2D में हमारे पास कितने रिएक्शंस होते हैं? 3। लेकिन यही चीज अगर 3D में जाती है तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, 6, यानी तीनों डायरेक्शंस में आपका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा क्या है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और तीनों डायरेक्शंस में थीटा, थीटा भी नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, यानी नो थीटा और नो डेल्टा। तो ऐसे सपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स सपोर्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्या? गाइडेड रोलर।
गाइडेड रोलर सपोर्ट क्या होता है, ये देखो ये है आपका गाइडेड रोलर सपोर्ट, यानी आपने क्या कर दिया, एक फिक्स डायरेक्शन में इसको गाइड कर दिया। गाइडेड रोलर बेसिकली रोलर सपोर्ट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है, रोलर सपोर्ट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें क्या होता है कि आप केवल एक डायरेक्शन में उसको गाइड कर देते हो कि इसी डायरेक्शन में ये आपका डेल्टा प्रोवाइड करेगा और भी कोई दूसरा प्रोवाइड नहीं होगा। यानी आप इसको रोटेट करना चाहेंगे तो ये रोटेट नहीं होगा, ठीक है, केवल क्या होगा, एक डायरेक्शन में ये मूव करेगा। और भी एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये है आपका, ठीक है, ये क्या है, गाइडेड रोलर, एक ही डायरेक्शन में आपका ये मूवमेंट इसमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और भी देखते हैं, ये क्या है, गाइडेड रोलर। अब ये क्या होगा, इस वाले डायरेक्शन में इस तरीके से ये रोटेट होगा, ठीक है, ऐसा रोटेट होगा, और दूसरा कोई भी मूवमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सपोर्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गाइडेड रोलर, ठीक है, गाइडेड रोलर। अब गाइडेड रोलर पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होंगे, तो 2 रिएक्शंस डेवलप होते हैं। कौन कौन से, तो एक रिएक्शन और एक मोमेंट। जैसे आप इस वाले में देखो, एक वर्टिकल रिएक्शन नीचे से डेवलप होगा, नीचे से क्या डेवलप होगा, वर्टिकल रिएक्शन, और ये इधर उधर आपका रोटेट नहीं कर सकता है, यानी यहाँ पे क्या डेवलप होगा, एक मोमेंट, ये रोकने वाला मोमेंट है, रिएक्टिव मोमेंट, जो इसको रोटेट होने नहीं देगा, ठीक है। तो गाइडेड रोलर में क्या चीज़ें डेवलप होगी, 2 चीज़ें, क्या क्या, एक रिएक्शन और एक मोमेंट। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इंटरनल हिंज। अब ये इंटरनल हिंज क्या होता है, तो इंटरनल हिंज होता है ये 2 मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करने वाला। ये 2 मेंबर हैं और इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर दिया कि ये दोनों यहाँ से मूव कर सकते हैं। ये क्या करेगा, यहाँ से मूव कर पाएगा। तो ऐसे ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज पर मोमेंट क्या होता है, 0, यानी रिएक्टिव मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये रिएक्टिव मोमेंट क्या होता है, 0, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आप देखो ये गेट है, अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट से ये रोटेट कर सकता है, इसको आप कहीं बाहर लेके नहीं जा सकते हो, लेकिन यहाँ से इसको ओपन एंड क्लोज्ड कर सकते हो। तो ये सपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल हिंज। तो जितने भी इंटरनल हिंज होते हैं यहाँ पे मोमेंट 0 होता है, यानी रिएक्टिव मोमेंट 0 हो गया, मोमेंट कोई रोकने वाला है ही नहीं, कोई रोकने वाला मोमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आसानी से थीटा पॉसिबल है। आप चाहो इसको तो इस मेंबर को ऐसे 30 डिग्री, इस तरीके से 60 डिग्री आप आसानी से इसको रोटेट करा सकते हैं। तो थीटा क्या है, पॉसिबल है। तो जहां भी इंटरनल हिंज दिखेगा वहां थीटा हम लोग कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। ये वाला मेंबर भी, इधर वाला भी, ऐसे चाहो तो आप इस तरीके से इस डायरेक्शन में रोटेट करा सकते हो। तो ऐसे सपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल हिंज, ठीक है। इसको ऑन द पेपर हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये देखो ये मेंबर है, ये मेंबर है, और इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया गया किस चीज से, इंटरनल हिंज से। इंटरनल हिंज पर थीटा पॉसिबल है, थीटा पॉसिबल है। और यहाँ पे रिएक्टिव मोमेंट अगर पूछ दिया जाए क्या होगा, तो 0, क्योंकि रिएक्टिव मोमेंट वो मोमेंट होता है जो मोशन को रोकता है, और रोकने वाला कोई है ही नहीं, तभी तो थीटा हो रहा है। अगर रोकने वाला मोमेंट होता तो थीटा होता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टिव मोमेंट क्या है, 0 है। क्लियर है, चलिए ये देखते हैं बेस्ट एग्जांपल इंटरनल हिंज का। ये देखो ये आपका इंटरनल हिंज है यहाँ पे। अब ये सीजर जो है आप यहाँ से इसको आसानी से इसको रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। इस सीजर को यहाँ से आप ऐसे रोटेट कराएंगे तो ये इजिली यहाँ से क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस वाले पॉइंट पर इसको क्या कर दिया गया है, पिन कर दिया गया है। तो ऐसे ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिन ज्वाइंट। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेंबर फोर्स। अब ये मेंबर फोर्स क्या होता है, तो देखो रिजिड ज्वाइंटेड मेंबर में ये आपका एक रिजिड ज्वाइंटेड मेंबर है, ठीक है। ये एक फ्रेम हो गया, ये क्या हो गया आपका फ्रेम, ठीक है। ये आपका हो गया फ्रेम। इस फ्रेम का एक छोटा सा पार्ट काट करके यहाँ निकाला गया है। अब इसके ऊपर जब लोडिंग वगैरह आप करेंगे तो यहाँ पे कितने तरह के फोर्सेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखो एक तो आपको मोमेंट देखने के लिए मिलेगा, यानी इसके अंदर जितना भी मोमेंट आएगा वो मोमेंट डेवलप होगा, ठीक है। सेकेंडली इस डायरेक्शन में कोई भी अगर फोर्स आता है तो इस फोर्स को भी कैरी करेगा, जिसको आप एक्सियल फोर्स बोलेंगे। और इस डायरेक्शन में अगर कोई लोड आता है तो इस बीम पर इसके लिए क्या हो जाएगा, शियर फोर्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियर फोर्स। तो हमारे पास रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर में टोटल कितने फोर्सेस डेवलप होंगे, 3 तरह के। कौन कौन से, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो हमारे पास जितने भी रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर हैं उसके अंदर 3 चीजें होती हैं, क्या क्या, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर की बात कर ले तो वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज डेवलप होता है जिसको बोलते हैं एक्सियल फोर्स,
ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे पिन जो, अच्छा 3D की बात कर लेते हैं। 3D में ये चीज़ कितने डेवलप हो जाएंगी, तो 6 हो जाएंगी। ठीक है, ये एक एक्सियल फोर्स और ये 2 शियर और ये तीनों डायरेक्शन में मोमेंट, ये 3D फ्रेम है। कोई भी रोटेशन, कोई भी डेल्टा, कोई भी थीटा यहाँ पॉसिबल नहीं है 3D की बात करना। एक्स डायरेक्शन, ना वाई डायरेक्शन, ना जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्स वाई जेड किसी डायरेक्शन में ना थीटा आएगा ना डेल्टा आएगा, तो हर तरफ से क्या है रोकने के लिए उसको रिएक्शन। थीटा डेल्टा जब आएगा नहीं तो उसको रोक रहा है कोई, और जो रोक रहा है उसी को तो रिएक्शन बोलते हैं। तो हर तरफ से रोकने वाले रिएक्शंस हैं आर एक्स, आर वाई, आर जेड, और थीटा को रोकने के लिए मोमेंट एम ओ एक्स, एम वाई और एम जेड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पिन ज्वाइंटेड। पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हर जगह यहाँ पे क्या होता है, पिन होता है। हर जगह क्या होता है यहाँ पे, पिन ज्वाइंटेड। तो ऐसे पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल फोर्स। चाहे वो 2D में हो या वो 3D में हो। ठीक है, 2D और 3D दोनों में ही पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर में कितने रिएक्शंस होंगे, एक ही रिएक्शंस होंगे। और रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर के 2D में कितने, 3 रिएक्शन, और 3D में कितने, 6 रिएक्शंस। ठीक है, कौन कौन सा, 2D में एक शियर और एक एक्सियल और एक मोमेंट। और यही मोमेंट इसमें नहीं होता, मोमेंट भी नहीं होता, शियर फोर्स भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्लियर करूंगा कि क्यों ऐसे पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर में आपके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो 0 हो जाती है, और केवल ओनली कैरी होता है इसके अंदर एक्सियल फोर्स। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे थे इंट्रोडक्शन पॉइंट्स, ठीक है, इन स्ट्रक्चर एनालिसिस का। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे ये जस्ट क्लियर करूंगा कि पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर के अंदर केवल और केवल एक्सियल फोर्स क्यों कैरी होता है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्यों कैरी नहीं होता। ठीक है, और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और रीजन है जिसकी वजह से रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर का फेलियर काफ़ी जल्दी होता है पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर्स के कंपैरेटिवली। ठीक है, अब हमारे जो फील्ड है इंजीनियरिंग का, इस फील्ड में पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा कंफर्टेबल स्ट्रक्चर आ चुके हैं जिसमें फेलियर की चांसेस काफ़ी कम होती है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होता है वो काफ़ी कम होता है। जैसे केबल सस्पेंशन ब्रिज का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगली वीडियो में।